Hello students, back to the Tantra physics classes, and presently we are delivering lectures on rotational dynamics. उसमें मैंने स्टार्ट से आपको क्या कहा, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल से हमने शुरू किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, एंगुलर वेलोसिटी से, और कल मैंने जो लेक्चर दिया था उसका तीसरा लेक्चर शायद था, उसमें मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बहुत सारे बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ऑब्जेक्ट्स का निकाला, बॉडीज़ का निकाला, रॉड का मैंने निकाल कर आपको दिया, सिंपल। और एक्सिस को लेकर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अराउंड, उनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है अबाउट एन एक्सिस। तो उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आगे ले जाएंगे और बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आपको मतलब सिर्फ लिखेंगे, उनको डिराइव करना ज़रूरी नहीं है। और साथ में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम्स है, उसमें दो थ्योरम्स आते हैं, उसमें आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उन थ्योरम्स को यूज़ करके हम किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में निकाल सकते हैं। These are very two important theorems in rotational dynamics. One is parallel axis theorem and other is perpendicular axis theorem. So let me start with point number one. Let me start with writing the moment of inertia of certain regular bodies about the center of mass axis. उनका मैंने निकाला भी है, मतलब सर्कल का मैंने निकाल कर दिया है, लेकिन फिर से मैं लिखना चाहूँगा। अगर हमारे पास सर्कल है, ये है सर्कल, रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एक्सिस passing through its center of mass, about an axis passing through its center of mass perpendicular to the plane of the ring. दो चीज़ें हैं, एक तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करता हो और जो रिंग का सरफेस है, जो रिंग का प्लेन है, उसको भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस इज दिस, ठीक। अगर हम ऐसे लेंगे सर्कल को तो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये r है, ये मास m है, तो उसका आंसर है mr²। This is the moment of inertia of a ring about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane of the ring. Right? हो गया एक। सेकंड, अगर मेरे पास डिस्क है, ये डिस्क है मेरे पास, और यही एक्सिस है perpendicular to the plane of the disc and passing through the center of mass of the disc, तो मास m है। और अगर ये डिस्क में ऐसे लेता हूँ, ऐसे बोर्ड पर ही, तो एक्सिस फिर ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, क्योंकि बोर्ड पर ही रिंग है, ये डिस्क है, तो उस सोर्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² है। ठीक, चलो, तो ये याद ही रखना चाहिए। अब इफ़ यू आर एंट्रेंस एस्पिरेंट, तो ये चीज़ आप पहले याद ही रखो। और वैसे इन दो चीज़ों को मैंने डिराइव भी किया है लास्ट लेक्चर में। नंबर थर्ड, अगर मेरे पास ये स्फीयर है, स्फीयर तो ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है, ये तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका प्लेन डिफाइन तो कर नहीं सकते हैं आप। इसका डायमीटर, आप ये सेंटर है, डायमीटर कोई भी हो, कहीं से भी पास करता हो थ्रू डायमीटर किसी भी डायरेक्शन से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज I = 2/5 mr²। It is the moment of inertia of a sphere passing through the center of mass or passing through the diameter of the solid sphere. Moment of inertia of a solid sphere about center of mass axis. Fourth, these are the things that you should remember by heart. ये ज़रूरी है, आपको रिमेंबर ही करना है अगर आप ये एंट्रेंस एस्पिरेंट हो। बाकी जो 11th और 12th क्लास है उनमें डेरिवेशन भी उनको करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मेरे पास ये स्फीयर है, हॉलो फ्रॉम इनसाइड, मास m करके हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर में मास तो पूरा बाहर है,
और एक्सिस इज अगेन थ्रू द मतलब डायमीटर ऑफ द स्फीयर और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। जो भी सेंटर ऑफ मास एक स्फीयर में से पास करेगा एक्सिस, वो डायमीटर से ही पास करेगा। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे ज़्यादा होगा। वजह तो मास पूरा बाहर है, जितना मास दूर होगा एक्सिस से उतना ही ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, 2/3 mr²। फिफ्थ, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है मेरे पास है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऐसे, ये एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा एक और, वो भी पास तो करेगा सेंटर ऑफ मास से, लेकिन ये एक्सिस जो है इट शुड बी आल्सो अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। दो चीजें हैं, इट शुड पास टू द सेंटर ऑफ मास, आल्सो इट शुड बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/2 mr²। ये समझो ये सिलेंडर जो सॉलिड सिलेंडर है, तो अगर आप इसको पीसेस करोगे, स्लाइसेस करोगे, ऐसे स्लाइस करके और बीच में निकलेगा डिस्क। समझो ऐसे एक सिलेंडर है आपके पास, सॉलिड सिलेंडर है, और आपने यूं किया ऐसे कट इनटू पीसेस, और एक कट जब आप बाहर लाओगे तो दैट्स द डिस्क। सो जो डिस्क का होगा वो सीरीज ऑफ द डिस्क्स का भी है, तो यही तो है आंसर। और अगर ये हॉलो सिलेंडर है, अगर हॉलो सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है हॉलो सिलेंडर, और वो रिंग का है mr², हॉलो सिलेंडर का। उसमें भी क्या है, अगर एक सिलेंडर है और हॉलो है तो कैसे यू कट इनटू पीसेस, और एक कट आपने बाहर लाया अगर, तो वो एक रिंग बनाएगा। तो जो रिंग का है वो सब सीरीज ऑफ रिंग का है, और ये जो एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिंग्स, एंड ये जो है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क्स, तो इट विल हैव द सेम आंसर एज द रिंग एंड द डिस्क। ओके, नाउ सेवंथ, अगर मेरे पास एक रॉड है और एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ये वाला एक्सिस ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू भी पास करेगा और लेंथ को भी परपेंडिकुलर है, तो उस सूरत में क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू 1/12 ml²। ये भी निकाला था हमने इसको, ये लेंथ L है पूरा और मास M है, ठीक। अच्छा, 8th, अगर मेरे पास ये रॉड है और ये इस रॉड का मैंने निकाल कर दिया था थ्रू डेरिवेशन के थ्रू मैंने निकाल कर दिया था, डेरिवेशन के थ्रू मैंने निकाल कर दिया था, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी रॉड का, लेकिन एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एजेस, ऐसे लेंथ है L और मास है M, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है अबाउट दिस एक्सिस, पूरा मास बाहर है, एक्सिस से दूर मास है, इट इज 1/3 ml²। इट इज 1/3 ml², ठीक। अच्छा, 9th, अगर मेरे पास सिचुएशन है ये क्यूब टाइप सिचुएशन, क्यूब है ये क्यूब टाइप, और ये लेंथ A, ये B और ये C, इसके एजेस A, B एंड C, और एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास लाइक दिस, ऊपर से ऐसे, तो मास M है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर इसका होगा, यह समझ लो, ये जो एक्सिस है, जिस एज को ये एक्सिस पैरेलल है, ये देख लो, ये एज एक्सिस है, ये इस B एज को पैरेलल है, और अगर परपेंडिकुलर है वो C और A को है, ये A है
और ये C है, यहाँ पर भी ये A है, ये भी A है, ये भी A है, ये C है, ये भी C है। यहाँ याद ये रखना है ये एक्सिस जो होगा इट इज परपेंडिकुलर टू, इट इज इन पैरेलल टू वन ऑफ द एजेस एंड परपेंडिकुलर टू द टू एजेस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। जिस एज को ये पैरेलल है वो एज का जो लेंथ है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अपेयर नहीं होता है। तो आंसर इज 1/12 m a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ आंसर आएगा। एक ये a स्क्वायर और ये c स्क्वायर, ये डेरिवेशन में नहीं आएगा। जिसको ये एक्सिस पैरेलल होगा वो डेरिवेशन में नहीं आएगा। अब अगर एक्सिस यूं है तो इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर, उसमें ये a का a एज पैरेलल होगा। ऐसे आगे जब जाएगा तो उसमें आएगा 1/12 m b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर उस इक्वेशन में नहीं आएगा, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में a स्क्वायर का नहीं आएगा। अगर ऐसे है परपेंडिकुलर, उसमें आएगा दो एजेस, एक ये दैट इज b एंड दैट इज a, तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब ये क्लियर करने के लिए, जब आप परपेंडिकुलर डालोगे किसी फेस पर, उस फेस के दो एजेस आएंगे, उस फेस जिस पर ये एक्सिस परपेंडिकुलर होगा उसी का होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स। दो एज, अगर एक एज L1 है दूसरा L2 है, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तीसरा जो एज है जिसको ये एक्सिस पैरेलल होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। वो याद रखने वाली बात है। अच्छा, तो नाउ सपोज आई हैव प्लेट लाइक दिस, it is A, it is B, और the moment of inertia about the axis passing through the center of mass। अगर प्लेट, ये तो मैंने ऐसे प्लेट बनाया पैरेलल टू द पैरेलल प्लेन में, इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना दी, और अगर ऐसे ही बनाओगे वो भी चलेगा ऐसे। इट इज A, ओके, इट इज B, लेट मी सपोज। तो ये है एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेट ऑफ मास m। ये प्लेट समझो जिसका मास m है, थिकनेस कुछ भी नहीं या कुछ है तो बहुत थिन है, तो आपने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इस एज और इस एज को दोनों को परपेंडिकुलर है ये, ठीक। तो इसका जो आंसर है अबाउट दिस एक्सिस, इट इज आंसर इज I इक्वल टू 1/12 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मतलब इन चीज़ों का याद ही रखो, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स करोगे, ऑब्जेक्टिव्स करोगे, इनको याद ही रखो तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जल्दी हो जाता है। इट डजंट टेक मच टाइम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और टू सॉल्व एन ऑब्जेक्टिव इफ यू रिमेंबर ऑल दीज एक्सप्रेशंस बाय हार्ट और यू कीप देम इन योर माइंड। अच्छा, नाउ 11th पॉइंट। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट दूंगा, उसको थोड़ा दिमाग में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, और तब मैं उसको डिराइव भी करूंगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम। उसको डिराइव भी 1-2 मिनट में करूंगा, और फिर उसके एप्लीकेशंस 3 हिस्सों में ये हो जाएगा। जैसे एक बात है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखूंगा यहाँ पर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहली बात यह है कि कुछ चीज़ें मतलब इस नाम से ही अंडरस्टैंड होता है। कुछ पैरेलल एक्सिस, शायद 2 एक्सिस है पैरेलल टू ईच अदर। ये कुछ ऐसे है, अगर आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है आपके पास, 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी, मतलब स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, कोई भी रॉड भी हो सकता है, मतलब व्हाई नॉट टू मेक इट लाइक दिस, कोई भी बॉडी हो सकता है, और उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं है, यहाँ पर है, और एक एक्सिस इसके थ्रू पास करता है। किसी भी डायरेक्शन में वो एक्सिस ले लो, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में ले लो या किसी और डायरेक्शन में ले लो, लेकिन वो जो एक्सिस है इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मगर
पास होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे हो, ये किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है, बट इट शुड पास टू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, लेट मी सपोज दैट इज IC of this rigid body, that you already know, because most of the bodies that you have, regular bodies, you already know the moment of inertia about the center of mass axis. अभी हमने बताया भी है, because all those axes were center of mass axes and you already know them or you have already remembered them. तो अब मेरा ये है कि ये जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है ऑफ एनी रिजिड बॉडी, दिस में भी एनी इरेगुलर बॉडी इवन और ए रेगुलर बॉडी। तो दूसरा एक्सिस कहीं यहां पर है, और ये जो नया एक्सिस मैंने बनाया एक लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस। पैरेलल होना चाहिए, अगर पैरेलल नहीं तो आपके पास फॉर्मूला नहीं है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल, ये जो नया एक्सिस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज h, लेट मी सपोज, और इसका मास है m, ठीक। तो थ्योरम क्या है? द थ्योरम इज लाइक दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये इज इक्वल टू IC। विल यू बिलीव दिस? विल यू बिलीव दैट I is equal to IC? No, because it's a different axis. Moment of inertia is different about different axes, because moment of inertia depends upon the distribution of mass. Moment of inertia of this rigid body about center of mass axis IC, about this new axis it is I, let me suppose. So what's the relation between this I and IC? वही तो relation है, that is plus mh square. Answer, ये है answer. This is what you call as parallel axis theorem. इक्वेशन को देखकर कुछ समझ आया आपको? चलो, एक तो ये ठीक है, I इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास IC है, और नए एक्सिस के अबाउट, जो पुराने एक्सिस IC एक्सिस को पैरेलल है, तो नए एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट शुड बी IC प्लस समथिंग प्लस mh स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द रिजिड बॉडी एंड h इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। इसलिए पैरेलल ही चलेगा, अगर ये पैरेलल नहीं है तो फिर इनके दरमियान डिस्टेंस डिफाइन ही नहीं होगा। तो जब पैरेलल होंगे तभी तो डिस्टेंस डिफाइन होगा, तभी तो आप कहेंगे h स्क्वायर। तो अब बात यह है कि डू यू, मतलब डायरेक्टली कुछ हासिल कर सकते हैं इस इक्वेशन से? हाँ, एक स्टेटमेंट देता हूं, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी, यहां देखो, इज मिनिमम अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, क्योंकि कहीं और एक्सिस जब होगा तो दैट विल बी प्लस समथिंग, इज ऑलवेज प्लस समथिंग। So the moment of inertia of any rigid body about the center of mass axis is minimum. ये लिखने वाली चीज है, write it down. The moment of inertia of a body about the center of mass axis, सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज मिनिमम। यह हमें यहां से समझ आया, क्योंकि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी और बॉडी का, दैट इज IC प्लस समथिंग, तो इसे हमें यही पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस शुड बी मिनिमम। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि मैं इसको डिराइव करना चाहता हूं, ताकि थोड़ा आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए या अच्छा लगे जब आगे जाकर इसको अप्लाई करेंगे। अगर ये रिजिड बॉडी है, ये देखो रिजिड बॉडी है, और ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये IC समझो, और यहाँ पर मास पॉइंट है M, ये R है। बताइए क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस? दैट इज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, मगर ये तो m है ना, समेशन ऑफ mr स्क्वायर, summation of mr square, that is the moment of inertia of this rigid body about the center of mass axis, जो हमने किया भी है। अच्छा, अब इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, या इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट, और ये तो h है, तो h है, ठीक। सेंटर ऑफ मास देख लो यहां पर है, तो यह I है। तो बताइए I, यह IC है, I किसके बराबर है? ये I,
तो देखना है कि ये मास पॉइंट इस आई एक्सिस से कितना दूर है। तो कितना दूर है बताइए जरा। दिस इज m into this distance square from here to here. From here to here it is h, distance between the two axes, plus r. So that means r plus h whole square. ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, एक तो ये h, दूसरा प्लस r हो गया। चलो मैं लिखता हूं, मगर समेशन करके सारे मास पॉइंट्स को सम करना है। इट इज I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2rh। ऐसे कर दिया मैंने इसको स्क्वायर। तो I इक्वल टू समेशन m r स्क्वायर प्लस m h स्क्वायर प्लस 2rh m। फिलहाल तो हो गया, ये हो गया I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m r स्क्वायर प्लस समेशन एम एच स्क्वायर, समेशन आगे ले जाना है, प्लस 2h तो कांस्टेंट है, उसका सम नहीं होता है, h का सम नहीं होगा, 2 का सम नहीं होगा, सम करना पड़ेगा r एंड m। तो समेशन ऑफ एम आर, ये हमें इक्वेशन मिला। ठीक, अच्छा चलो इसको देख लो आप अच्छी तरह से। अब ये उसमें कैसे कन्वर्ट होगा जो हमारे पास इक्वेशन है अच्छा खासा, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये उसमें कैसे कन्वर्ट होगा वो देख लो, क्योंकि यहां तक आपको समझ आया है। ठीक है ना। तो ये देखो, इट इज I इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम एच स्क्वायर प्लस पक्स, चलिए से 2h समेशन ऑफ एम आर, ये होगा I, ये किसके बराबर एम आर स्क्वायर, देख लो समझे, ये देखो एम आर स्क्वायर, दैट इज आई सी प्लस h स्क्वायर बाहर समेशन ऑफ m प्लस 2h समेशन ऑफ एम आर, ये हुआ I इज इक्वल टू आई सी प्लस h स्क्वायर, ये हुआ टोटल मास ऑफ द बॉडी प्लस 2h समेशन ऑफ एम आर। तो ये हुआ I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक, प्लस 0 I इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे ये 0 कैसे हुआ, आप तो क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन तो पूछोगे, आप कहां छोड़ोगे। लेकिन फिलहाल अगर ये 0 है तो फिर ठीक है, ये हुआ h स्क्वायर समेशन ऑफ m इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो ये ठीक हुआ। अब ये 2h समेशन ऑफ mr कैसे 0 है, 2h तो 0 होगा नहीं, ये 0 है। वजह बताऊंगा 0 क्या है, 0 क्यों है। ये सेंटर ऑफ मास जो है ये ऑरिजिन पर है, सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का वो ऑरिजिन पर है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिफाइंड है, वो ऑरिजिन पर है। अगर वो ऑरिजिन पर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, ठीक। तो क्या होता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय m, ठीक। तो ऊपर हुआ ये समेशन ऑफ mr बाय m, ठीक है ना। लेकिन ये जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये तो है ओरिजिन, ये तो हो गया 0, तो इसलिए समेशन mr इज 0। ये देखो आप, ये है 0, इसीलिए ये 0 है। अच्छा, तो हमने कर दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है इसके एप्लीकेशंस, मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस देना चाहता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से कर सको। एप्लीकेशन कौन सा पॉइंट था, 12th पॉइंट, 13th पॉइंट। यू आर लर्निंग फिजिक्स थ्रू पॉइंट्स, हर एक चैप्टर कुछ पॉइंट्स में खत्म हो जाता है, आपको इन्हीं पॉइंट्स को प्रैक्टिस करना है और फिर ऑब्जेक्टिव्स करने हैं जो एंट्रेंस के लिए है, जो नीट एस्पिरेंट्स है। ये पॉइंट्स ले लो और प्रैक्टिस करो, ठीक। 13th क्वेश्चन,
13th पॉइंट ये है, सपोज ये देखो, चलो ये रॉड है, आपको पता है IC किसके बराबर है, L। हाँ, इसका जो IC है दैट इज M 1/12 ml स्क्वायर। तो आई वॉन्ट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एज लाइन। वो भी आपको पता है वैसे, इट इज ऑलरेडी इन योर हेड, इफ एट ऑल इट इज इन योर हेड, दैट इज इट इज 1/3 ml स्क्वायर। ऑलरेडी यू नो दैट, यू ऑलरेडी नो दैट। ये I है, तो अब निकालूंगा मैं ये I। व्हाट इज दिस I? दिस शुड बी IC प्लस MH स्क्वायर। Now this I about the new axis, this one, IC is 1/12 ml square plus M. What is H? H is distance between these two axes. That is L/2, half the length of the rod. L/2 whole square. That is 1/12 ml square plus 1/4 ml square. That is I equal to 1/12 plus 1/4. तो ठीक है, 12 LCM निकाल कर इट इज ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो दैट इज व्हाट यू से I इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। आंसर, दैट इज द आंसर। दैट आंसर वाज ऑलरेडी लाइंग इन योर हेड कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एज लाइन passing through one of the edges of the rod perpendicular to the length of the rod। इसको मैंने कैलकुलस से भी किया था। अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके भी करते हैं, ठीक। 14th मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क लेना चाहिए भी, ओके लेते हैं, डिस्क ही लेते हैं। Of radius R, mass M. What is the moment of inertia about this axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center of mass? That is a disk है, that is I equal to 1/2 mr square। लेकिन ये moment of inertia about the center of mass axis passing through the center of mass of the disk and perpendicular to the plane of the disk। अब मैं नया एक्सिस बनाऊंगा, ऐसे नहीं, ऐसे करूंगा तो वो इस एक्सिस को कैसे पैरेलल होगा, तो एक्सिस ये बनाना पड़ेगा, वो एक्सिस जो पेरिफेरी को टच करता हो और फिर से प्लेन को परपेंडिकुलर है। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस पेरिफेरी को टच करता है लेकिन वो भी प्लेन को ही परपेंडिकुलर है। ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, इसको क्रॉस कर दो, डॉट कर दो, डॉट मीन्स आउट और क्रॉस मीन्स इन। तो I इक्वल टू जो एक्सिस ये है एक्सिस, या अगर ऐसे रिंग बनाओगे, ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, तो दोनों एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस R है। तो इट इज 1/IC प्लस MH स्क्वायर। I equal to, what is IC? That is 1/2 mr square plus M, again R square here, because एक्सिस, दो एक्सिस जो है, नया जो पैरेलल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास एक्सिस से कितना दूर है, R दूर है। तो जो H हमारे फॉर्मूला में है वो R के बराबर है यहाँ इन दिस केस। तो इट इज I इक्वल टू, यस, दैट इज 3/2 mr स्क्वायर। खत्म। अब इस एक्सिस के अबाउट भी आपको पता है, या इस एक्सिस के अबाउट भी आप निकाल सकते हो। सो इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, नाउ यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके और भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला। अच्छा, नाउ 15th पॉइंट, ये जरा देखो, मेरे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इज इक्वल 2/5 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है ये। मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, ऐसे ये मुझे चाहिए।
एंड यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि अगर ऐसे लगाओगे तो वो इसको पैरेलल तो होगा नहीं, इसलिए आप एक एक्सिस बनाइए जो सेंटर के मास से पास करता हो और डायमीटर के थ्रू पास करता हो, और वो इस एक्सिस जो टेंजेंशियल एक्सिस है, स्फीयर का टेंजेंट डाल दीजिए, बस एक स्फीयर का टेंजेंट डाल दिया, और दूसरा एक्सिस जो है वो सेंटर के थ्रू पास कर दो, डायमीटर के थ्रू, और आपको मिल जाएगा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टेंजेंशियल एक्सिस। बहुत जगहों पर ये ज़रूरत होता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट टू द स्फीयर इन गुड फिजिक्स क्वेश्चंस। वहाँ कैसे ढूंढते फिरोगे आप व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे कहाँ से कैलकुलेशन करते रहोगे। सो ये आप दिमाग में ही रखो, तो वहाँ यूज़ करके आप प्रॉब्लम एक झटके में कर सकते हो। You can do the problem that time in a short time. You will not waste your time. तो क्या है ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस r है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, h कहो या r कहो। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, I इक्वल टू दैट इज IC प्लस mh²। पहले फार्मूला ही लिखते हैं, और फिर फार्मूला में आप सब्स्टिट्यूशन कर लो। यू कैन सब्स्टिट्यूट इन द फार्मूला आफ्टरवर्ड्स। सो I इक्वल टू व्हाट इज IC, दैट इज 2/5 mr² प्लस m अगेन r², h r के बराबर है। सो दैट्स I इक्वल टू 5 यहाँ पर 7/5 mr²। आंसर 16th पॉइंट। चलो मैं एक प्रॉब्लम बनाता हूं, थोड़ा सा इनको मिलाकर मैं एक प्रॉब्लम बनाता हूं, देखता हूं क्या करेंगे आप। ये स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, और ये भी स्फीयर है। 3 स्फीयर मैंने बनाई। चलो इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, और एक एक्सिस ऐसे डालता हूं, ऐसे एक्सिस बनाया मैंने, बस ये वाला एक्सिस, ये है एक्सिस, ठीक। हर एक का रेडियस r है। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन। Give me the moment of inertia of the combination. Moment of inertia at this level about the principal axes is like x, y, and z. Moment of inertia about the principal axes is like x, y, and z are scalars. Moment of inertia is a scalar about the principal axis. I mentioned the word principal axis. अब ये में कमेंट्स में मत लिखना सर ये टेंसर होता है, ये वो होता है, ये होता है, प्लीज don't do that. It is a scalar at our level, at your level, about the principal axis x, y, z. If two axes are not, why should I say that two axes are not perpendicular to each other? When we do good physics, then we take two axes in not at an angle of 90. But 11th, 12th, entrance, IIT वगैरह सब में वो सिर्फ यही चलता है, right handed coordinate system x, y, z, where x, y, z they are mutually perpendicular to each other. So why should I complicate the things for you? So at our level ये जो moment of inertia है, it's a scalar and has only 3 components about the 3 principal axes. It's a scalar. ठीक। सो I इज इक्वल टू, और अगर स्केलर है तो सीधे ऐड कर लो, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर। ये तो दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट, इट्स द टेंजेंशियल एक्सिस फॉर दिस स्फीयर। तो अभी निकाला 7/5 mr²। अबाउट दिस भी ये टेंजेंट है, इसका भी ये टेंजेंट है, तो हो गया प्लस 7/5 mr²। लेकिन इसके तो करता है सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास, तो इसका तो वही है 2/5 mr²। तीनों को ऐड करके क्या होगा, 7 + 7 14, 14 + 2 16/5 mr²।
आंसर हो गया, समझो ये, बिकॉज इसका तो हमने निकाला अलग से, इनका ऐड हो गया, दो इसका भी ऐड हो गया, लेकिन तीनों का हमें अलग अलग पता है, तो ऐड कर लो, बिकॉज फॉर्चुनेटली एट आवर लेवल इट इज ए स्केलर, यू कैन ऐड देम अप सिंपली लाइक यू ऐड स्केलर्स. सेवनटीन्थ पॉइंट. अब दूसरा थ्योरम जो है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पहले मैं ये लिखना चाहता हूं, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज यूज्ड ओनली फॉर द प्लेनर ऑब्जेक्ट्स. दे शुड बी लाइंग ऑन ए प्लेन. जैसे एक्स वाई प्लेन में हो ऑब्जेक्ट, प्लेनर ऑब्जेक्ट, वाई जेड प्लेन में हो या जेड एक्स प्लेन में हो. सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अभी थ्योरम क्या है वो मैं आपको बताता हूं. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम is only used for planar objects, planar bodies, that is two-dimensional bodies. Two-dimensional bodies. पहली बात तो यही है. नाउ 18th पॉइंट, पहले में ये थ्योरम है क्या, व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर समथिंग, तो नाम से भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल ही जाता है. अगर मेरे पास कोई बॉडी है एक्स वाई प्लेन में, अगर मेरे पास कुछ होता तो कोई बॉडी, प्लेनर बॉडी अगर मेरे पास कुछ होता, निब्राइन बॉडी कॉपी है नोटबुक, एक नोटबुक लाओ, गेट द नोटबुक. I want to get a notebook and I want to show you actually planar body का कैसे, क्या मतलब है इस चीज का. ये समझो एक प्लेनर बॉडी है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई करती है. ये समझो एक्स एक्सिस आपके ओर, ये समझो वाई एक्सिस यहां लेफ्ट के ओर, और ये समझो परपेंडिकुलर इसका जेड एक्सिस, राइट. ठीक, 3 एक्सिस. ये किस प्लेन में लाई करता है, एक्स और वाई प्लेन में लाई करता है. इट इज द एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, और ये जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन और टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ये ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, सो इट मस्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस शुड बी कंसिडर्ड फॉर इट्स रोटेशन लाइक दिस. अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इस एक्सिस के अबाउट, ये वाला, सो दैट इज दिस वे, इट रोटेट्स दिस वे. तो मतलब हुआ कि it is moment of inertia about y axis should be considered. If it rotates like this, that means it rotates about z axis. ठीक? So it is moment of inertia about z axis should be considered. It lies in the xy plane, and z axis is perpendicular to this xy plane, also the plane of the object. Right? Theorem is like this. The moment of inertia about z axis is equal to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis. That is the answer. मतलब it will be very difficult to rotate it about z axis like this. About x axis, if you want to rotate it like this. About y axis like this. So about
Z axis, it will be difficult to rotate the body because the moment of inertia will be greater about the Z axis. So this is the rule. Moment of inertia about Z axis is equal to moment of inertia about X axis plus moment of inertia about Y axis, provided the planar body lies in the XY plane. ठीक, अब इसको साबित कैसे करूंगा मैं? चलो मैं इसको साबित करूंगा. I want to prove it, and then we will go to its applications. Have a look. चलो 19th पॉइंट. ये है आपका प्लेनर बॉडी. प्लेन है ये, मतलब रेगुलर बॉडी है लेकिन है प्लेनर बॉडी. तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस, बाहर की ओर, आउटसाइड, परपेंडिकुलर टू एक्स प्लेन. तो समझो इट इज जी एक्सिस, मगर दिस जी एक्सिस इज परपेंडिकुलर. ये आपने मास पॉइंट लिया यहां पर. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स प्लेन में जो लाई करता है एक्स और वाई. ठीक, तो ये मास पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है? वाई कोऑर्डिनेट. और वाई एक्सिस से कितना दूर है? एक्स कोऑर्डिनेट. वही तो हो गया एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. यहां से यहां तक इट इज एक्स और यहां से यहां तक इट इज वाई. फ्रॉम हियर टू हियर इट इज एक्स, मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर इट इज एक्स. फ्रॉम हियर टू हियर it is y. So that means x and y. तो बताइए मुझे what is the moment of inertia about x axis? x axis ये है ना, तो मास कितना दूर है x axis से? y सिग्मा m y स्क्वायर. बताइए moment of inertia about y axis क्या होगा? सिग्मा m. तो x axis से कितना, y axis से कितना दूर है? x हो गया x स्क्वायर. What is I z? ये जो मास पॉइंट है कितना z एक्सिस से दूर है? ये, और समझो ये z एक्सिस ये है, तो ये z एक्सिस से r दूर है. सो इट इज सिग्मा m r स्क्वायर. ये वाला अगर z ये है तो हो गया ना r डिस्टेंस फ्रॉम हियर, फ्रॉम m, फ्रॉम z r इज द डिस्टेंस अप टू द m mass point. So what is Iz? That is sigma m. What is r square? That is x square plus y square. What is Iz? That is sigma m x square plus sigma m y square. What is Iz? What is sigma m x square? That is Iy. Plus, what is sigma my square? That is Ix. Answer. Finished. Within 3 lines, we get the answer. तो इसके applications भी है जो next lecture में आपको इसके applications, इसके objectives, और लास्ट में तो इसको करना है हायर एंड हायर लेवल के objectives तो कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट से ऐसे ही करो, कम लेस, step by step. Thank you for watching all these lectures and subscribing to my channel, Tantra Sir Physics Classes. Thank you.